हेलो एवरीवन, बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस की सीरीज शुरू की थी। उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से अगर हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या यूपीएससी पैटर्न में क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस को रिवाइज करें, तो एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, टेस्ट आपका सारा का सारा हो जाता है। साथ ही आपको एडिशनल नॉलेज मिल जाती है, कहाँ से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, कहाँ आपकी वीक एरियाज हैं, वो सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम फंडामेंटल राइट तक कर चुके हैं। डीपीएसपी का पहला वीडियो हमने किया था। आज हम अभी दूसरा वीडियो लेके आए हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 38 के आगे बढ़ेंगे। हम किस आर्टिकल के आगे बढ़ेंगे? आर्टिकल 38 के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 38। ये पेन तो बहुत ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है जिसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, वो बात कर रहा है डीपीएसपी में क्लासिफिकेशन की। रिस्पेक्टिव आर्टिकल को मैच करना, वो किसका पार्ट है? गांधीयन का, सोशलिस्ट प्रिंसिपल का, या लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का? किसका पार्ट है? लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं और मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या कोई ऐसा क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है? क्या कभी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला गया है कि इस तरह का क्लासिफिकेशन है? तो इसका जवाब है, इसका जवाब नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन की, तो जनरली जो नेचर है आर्टिकल का, जो नेचर है, आर्टिकल्स की जो नेचर है, उसके बेसिस पर हमने 3 तरह के डीपीएसपी हमने बाँट रखे हैं। पहले जिसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। दूसरे हैं गांधीयन बेस्ड, गांधीयन। और तीसरे हैं लिबरल या इंटेलेक्चुअल, लिबरल। ठीक है? तो क्या ऐसा कोई क्लासिफिकेशन? नहीं, लेकिन हमने इनको इस तरह से बाँट रखा है। अब अगर हम बात करें कि इस तरह में कौन-कौन से आर्टिकल किस-किस फीचर का पार्ट माने जाते हैं, किस-किस उसके अंतर्गत आते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा आर्टिकल 38 के बारे में आपने देखा। किसके बारे में देखा? आर्टिकल 38 के बारे में देखा। तो आर्टिकल 38 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 38 बात करता है कि भाई कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 38 किसका पार्ट माना जाएगा? आर्टिकल 38 पार्ट माना जाएगा किसका? सोशलिस्ट प्रिंसिपल का माना जाएगा। आर्टिकल 39 बात करता है लीगल एड देने की, कि जो भी लोग पीड़ित हैं, वंचित हैं, उनको लीगल एड दिया जाए। तो आर्टिकल 39 इसके बारे में बात करता है। ठीक है? लीगल एड है, या अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न 39 में आपको देखने को मिलेंगे। फिर आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 43 है और 43 ए है। ये सब हम डिटेल से भी देखेंगे, लेकिन ये जो आर्टिकल है किसका पार्ट माने जाते हैं? सोशलिस्ट प्रिंसिपल का पार्ट माने जाते हैं। वहीं अगर आप देखो आर्टिकल 40 के बारे में आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 40 बात करता है पंचायती राज की और ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण की बात गांधी जी ने की थी। गांधी जी विश्वास करते थे कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग और ग्राम पंचायतों की बात करते थे। तो गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट माने जाते हैं। वहीं आर्टिकल 43 किसके बारे में बात करता है? कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करता है ना? कुटीर उद्योगों के बारे में बात करता है, हथकरघा उद्योगों के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 43 गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट माने जाते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे आर्टिकल 43 बी, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 97 से, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट माने जाते हैं। वहीं अगर आप देखोगे कि जो लिबरल हैं उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? आर्टिकल 48 भी आई थिंक एग्रीकल्चर वगैरह का है, वो गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट माना जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। तो उसी तरह से जो रेस्ट जो आर्टिकल बचते हैं, चाहे आप अगर अब देखो लिबरल है, समान नागरिक संहिता की बात होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो आर्टिकल 44 इसका पार्ट माना जाता है। ठीक है ना? मॉन्यूमेंट के कंजर्वेशन की बात आर्टिकल 49 में होती है। इंटरनेशनल जो पीस है उसके बारे में बात आर्टिकल 51 में होती है। तो ये सारे पार्ट किसके माने जाते हैं? ये सारे पार्ट माने जाते हैं लिबरल प्रिंसिपल के। ठीक है? अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किसके बारे में है? कि डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन जो है, क्या गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट माना जाता है? आर्टिकल 14। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है, इनकरेक्ट है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है? ठीक है? तो आर्टिकल 14 गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट है कि नहीं? तो बिल्कुल जो आर्टिकल 14 है, जो ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण की बात करता है, वो आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? ये आर्टिकल 14 का संबंधित है ग्राम पंचायतों सशक्तिकरण से, और ये गांधीयन थ्योरी का पार्ट माना जाता है। वहीं जो आर्टिकल 39 ए है, वो किसका पार्ट माना जाएगा? सोशलिस्ट प्रिंसिपल का। लेकिन अगर हम बात करें कि आर्टिकल 40 में तो क्या आ गया कि ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण आ गया, लेकिन जो आर्टिकल 39 ए है, उसमें क्या आता है? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, हाँ, आर्टिकल 39 ए में आपका क्या आ जाएगा? निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है, कानूनी सहायता की बात करता है, फ्री लीगल एड की बात करता है। ये कहता है कि राज्य जो है ना समान न्याय देगा, मतलब कि मान के चलो कोई व्यक्ति अमीर है,
उसका उसका जो केस है गरीब के खिलाफ चल रहा है और अमीर व्यक्ति बहुत बड़े वकील को लेके आ गया, है ना? अब लेकिन जो गरीब व्यक्ति उसके पास कोई ऐसा वकील ही नहीं है तो क्या करेगा? तो राज्य यहाँ पर क्या करेगा? राज्य यहाँ पर अवसर उपलब्ध कराएगा, गरीबों को निःशुल्क सहायता देगा, वंचितों को निःशुल्क सहायता देगा और इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है 39 ए को। तो 39 ए जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल का पार्ट है, समाज में समानता की बात करता है, उसे निःशुल्क कानूनी सहायता उससे जोड़ा गया और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है। तो अगर आप देखोगे तो सही हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों सही है। फिर बात आती है इंटेलेक्चुअल, आर्टिकल जो 50 है वो इंटेलेक्चुअल लिबरल की बात करता है कि नहीं करता। तो आर्टिकल 50 के बारे में अगर आप बात करें तो किसके बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की, सेपरेशन ऑफ पावर की, ये शक्तियों के पृथक्करण की बात करते हैं आर्टिकल 50, जिसमें बात करता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो जुडिशरी है, जो लेजिस्लेचर है, इन तीनों की जो पावर है वो अलग-अलग होनी चाहिए। इन दोनों की पावर ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। ओवरलैप करती है तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पर बात होती है कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात होती है। तो अगर आप देखेंगे ये 3 के तीनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएँगे। ऑल द अबव इसका यहाँ पे आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल 40 भी देख लिया, 39 ए देखा है, लेकिन और भी आर्टिकल 39 से जुड़े हुए हैं, उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। पर चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखिए, आगे हम इससे पहले बढ़े थोड़ा-सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39 में कुछ उसके सब क्लॉज़ेज़ हैं, है ना? उसको भी हम थोड़ा-सा यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे क्या? मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देता हूँ आर्टिकल 39 ए का, ठीक है? आर्टिकल 39 है। अब 39 का जो ए है, वो किसके बारे में बात करता है? कि सभी नागरिकों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा राज्य। अगर आप मनरेगा के बारे में बात करते हैं, मनरेगा के बारे में देखते हैं, आजीविका के साधन की बात, ये राज्य का कर्तव्य होगा कि आजीविका के साधन उपलब्ध कराए, रोजगार उपलब्ध कराए, तो ये राज्य की ड्यूटी है। आर्टिकल 39 ए बात करता है। वहीं आर्टिकल 39 बी बात करता है कि जो सामुदायिक रिसोर्सेज़ हैं, अगर हम बात करें कि जो ऐसे चीज़ें हैं जिस पर सभी का हक है, उस पर अगर हम बात करेंगे, कॉमन गुड जो है, इस तरह से हो कि सभी तक उसका वितरण हो जाए। मतलब रोड है, कॉमन गुड का पार्ट मानी जाती है, जो सरकार बोरवेल कराती है, स्कूल है, सरकार की जो अस्पताल हैं, तो कॉमन जो गुड्स हैं, उन तक सभी का हक हो, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 39 बी। फिर आर्टिकल 39 सी किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 39 सी ये बात करता है कि जो धन है, या अगर हम बात करें धन है या उत्पादन जो हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर सेंट्रलाइज़ेशन नहीं होना चाहिए वेल्थ का, धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, एक ही व्यक्ति के पास सारा धन नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 39 सी बात करता है किसके बारे में? आर्थिक न्याय की बात करता है। आर्थिक न्याय, आजीविका के साधन, आर्टिकल 39 आर्थिक न्याय है, कॉमन जो गुड्स हैं उन पर सभी का हक हो, ये आर्थिक न्याय है, धन उत्पादन का विकेंद्रीकरण, ये आर्थिक न्याय है और ये तीनों की बात करता है यहाँ पर आर्टिकल 39 सी। फिर आर्टिकल 39 डी आता है। और डी किसके बारे में बात करते हैं कि पुरुष और महिलाएँ। आप कभी देखते होंगे कि जो पुरुष हैं, महिलाएँ, तो पुरुष जो होते हैं लेबर होते हैं, फीमेल लेबर उनकी मज़दूरी, कोई जो प्राइवेट लोग होते हैं वो जो प्राइवेट काम करवाते हैं ₹300 दे रहे हैं, तो महिलाओं को ₹250 दे रहे हैं। चाहे महिलाएँ ज़्यादा काम कर रही हैं, फिर भी उनको ₹250 मिल रहे हैं। तो ये क्या है? ये अगर हम बात करेंगे, ये समान कार्य समान वेतन के खिलाफ है। तो आर्टिकल 39 जो डी है, वो किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 39 डी बात करता है समान कार्य अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, उसका वेतन भी समान होना चाहिए। एक ही कंपनी में अगर 2 लोग काम कर रहे हैं सेम पोस्ट में, तो उनका वेतन अलग नहीं हो सकता है। सेम कोई वर्क कर रहा है, उसको सेम पेमेंट मिलना चाहिए। ये आर्टिकल 39 डी बात करता है। फिर आर्टिकल 39 ई किसके बारे में बात करता है कि जो श्रमिक हैं, उनके जो स्वास्थ्य है, मतलब जो श्रमिक लोग हैं, उनके स्वास्थ्य है, श्रमिक का स्वास्थ्य अगर हम बात करें, या बच्चों की जो आयु है, बच्चों की जो आयु होती है, मतलब कम आयु होती है बच्चों की, तो उनका दुरुपयोग ना हो पाए, वो किसके बारे में बात करते हैं? आर्टिकल 39 इसके बारे में बात करता है। लेकिन बच्चों के बारे में डिटेल से बात करते हैं आर्टिकल एफ, मतलब किसी भी तरह का बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए, ऐसा इंश्योर कौन करता है? आर्टिकल 39 एफ बात करता है, शोषण के खिलाफ यहाँ पे बात करता है। तो आर्टिकल 39 की आप सब क्लॉज़ देखो, आर्टिकल 39 ए अगर हम बात करें निःशुल्क विधिक सहायता की बात कर रहा है, तो आर्टिकल 39 बी बात कर रहा है कि जो रिसोर्सेज़ है वो सब तक पहुँचो, कॉमन गुड की सब तक पहुँचो। आर्टिकल 39 सी रिसोर्सेज सेंट्रलाइज ना हो, इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 39 डी समान कार्य समान वेतन की बात कर रहा है कि कोई व्यक्ति अगर समान काम कर रहा है, पुरुष है महिला है, उसको समान वेतन मिलना चाहिए। वहीं आर्टिकल 39 ई श्रमिकों की, बच्चों की हेल्थ की बात कर रहा है और आर्टिकल 39 एफ
बच्चों का शोषण ना हो इसकी बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 39 का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा, अब अगर हम एक चीज़ और यहाँ पर समझ लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आर्टिकल 39 जो ई है ना, आर्टिकल 39 ए है, अगर हम बात करें 39 ए है, वो कब जोड़ा गया? तो एक केस से जोड़ा जाता है, उस केस को क्या कहा जाता है? हुसैनारा खातून, हुसैनारा खातून, खातून केस आता है 1979 में। चलो यार, पेंसिल क्यों नहीं चल रहा? हुसैनारा खातून आता है 1979 में, और उसके बाद स्पीडी ट्रायल, लीगल एड की बात होने लगती है। तो ये हुसैनारा खातून का मामला भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसके बारे में है? अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीपीएसपी रिसेंबल विच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट? भारतीय संविधान के तहत नीति निश्चित तत्व किस ऐतिहासिक दस्तावेज के समान है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946 के समान है क्या? क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के समान है? क्या नेहरू रिपोर्ट के समान है? क्या 73rd के रेगुलेटिंग एक्ट के समान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी रिसेंबल दैट इंस्ट्रूमेंट instruction enumerated in the government of India of 1935 issued to governor and governor general। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पर एक आर्टिकल मिस हो गया, वो आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किसके बारे में बात करता है? ग्राम पंचायतों का गठन एवं सशक्तिकरण, ग्राम पंचायतों का गठन और संगठन या सशक्तिकरण, संगठन, गठन संगठन की बात होती है। और आपको पता है कि इसको लेकर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया है ना 1993 में, और यहाँ पर पंचायतों को जोड़ा गया। तो आप देखिए कि जब डीपीएसपी बना, वहाँ पर ग्राम पंचायतों को सशक्तिकरण की बात थी, लेकिन 1973 तक ये काम नहीं हो पाया। जब बाद में बलवंत राय मेहता समिति बनती है जिसने पंचायतों के संबंध में सिफारिश की, और पहली बार पंचायतों की शुरुआत होती है, फिर अशोक मेहता कमेलम सिंघवी कमेटी जिसने जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की, और बाद में पंचायतों का गठन होता है और 29 विषय यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। तो आप देखिए कि आर्टिकल 40 से इसका ओरिजिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और बात होगी कि ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर अगर हम देखेंगे, पंचायतों का अधिकार हो गया, पंचायतें काम करेंगी। तो ये चीज आर्टिकल हमने 43, 40, 41 तक हमने देख लिया। नेक्स्ट जो वीडियो है, आर्टिकल 42 से लेके हम आगे के आर्टिकल देखेंगे। अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।